नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह जबलपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। गृह मंत्री सुबह 11:30 बजे डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री की अगवानी करने पहुंचेंगे। इसके बाद शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल पर गृह मंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो वहीं गैरिसन ग्राउंड में आम सभा होनी है। दोपहर में गृह मंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ करेंगे और इस योजना से प्रदेश के 9 लाख हितग्राहियों को फायदा मिलेगा। पहले चरण में 5 लाख हितग्राहियों को कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। शाम के वक्त गृह मंत्री बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शहीद स्मारक मैदान में ये कार्यक्रम होगा। वहीं गृह मंत्री नरसिंह मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे और इसके बाद अमित शाह दयोदय तीर्थ जाएंगे, जहां पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करेंगे। शाम 7:30 बजे गृह मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये तमाम तय कार्यक्रम हैं। गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे स्वागत के लिए, अगवानी के लिए, और गृह मंत्री अमित शाह को कई सारी योजनाओं का शुभारंभ भी करने वाले हैं। आदिवासियों को हो सकता है कि बड़ी सौगातें भी मिले। प्रदेश के 9 लाख हितग्राहियों को फायदा होने वाला है। पहले चरण में 5 लाख हितग्राहियों को कनेक्शन दिए जाने हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दोपहर 2:45 पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में भी आयोजन किया जा रहा है, जहां पर गृह मंत्री पहुंचेंगे और सभी को संबोधित करेंगे। तो नरसिंह मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, दयोदय आश्रम भी पहुंचेंगे, जहां पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से के दर्शन आशीर्वाद लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर के दौरे पर आ रहे हैं और सियासी लिहाज से अमित शाह का दौरा कितना खास है ये बताने की जरूरत नहीं। शाह के दौरे को कहीं ना कहीं साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है। संस्कार धानी में शाह के दौरे को लेकर जोरदार तैयारियां की गई हैं। अमित शाह का दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का नया संचार करेगा। आदिवासी गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरे पर आना कई मायनों में अहम माना जा रहा है। आदिवासी बहुल महाकौशल में दस्तक देकर उनके जरिए बीजेपी की आदिवासियों को खुश करने की तो कोशिश होगी ही, साथ ही 2018 में हुए आदिवासी वोट बैंक की भरपाई 2023 में करने की तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि अमित शाह जबलपुर दौरे के दौरान आदिवासियों के लिए कई बड़ी सौगातों का ऐलान भी कर सकते हैं। अमित शाह का जबलपुर दौरा न केवल बीजेपी बल्कि संघ के आदिवासियों के बीच सक्रियता के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। जब से जयस जैसे संगठनों ने आदिवासियों के बीच पैठ बढ़ाई है, तब से संघ इसे बड़ी चुनौती मानकर चल रहा है। 2018 विधानसभा चुनाव में जयस के नेता हीरालाल अलावा ने कांग्रेस के टिकट का कमंद बनाकर विधानसभा तक का रास्ता तय कर लिया था। इस बार जयस पहले से और मजबूत माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी अभी से इसका काउंटर करना चाहती है। सियासी गणित के हिसाब से देखें तो 2030 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में 84 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बहुल हैं, जबकि अकेले महाकौशल में 38 विधानसभा सीटें आदिवासी प्रभाव वाली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 84 में से केवल 34 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में जाने वाली सीटों का आंकड़ा 59 था। ऐसे में यह अनुमान लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि बीजेपी के लिए 2023 से पहले अमित शाह का ये दौरा कितना अहम है। मध्य प्रदेश में पिछले काफी समय से नेतृत्व को लेकर कई तरह की अटकलें चलती रही है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की मुलाकातों को लेकर विपक्ष को गाहे बगाहे सरकार को घेरने का मौका मिलता रहता है। यह माना जा रहा है कि अमित शाह अपने जबलपुर दौरे के दौरान मंच से इस बात के संकेत भी दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व कितना मजबूत है। वहीं राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम पर भी जबलपुर दौरे के दौरान चर्चा संभव है, जिसमें यह तय होगा कि राज्यसभा की एक सीट के लिए नाम एमपी से होगा या दिल्ली से तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़। और चलिए सीधे रुक करते हैं जबलपुर का संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, देखा जा रहा है तमाम तैयारियां हैं और कई सारी बैठकें आज गृह मंत्री लेने वाले हैं। इसके दौरान इसके मद्देनजर क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं?
देखिए, मूल रूप से ये जो दौरा है वो आदिवासी फोकस्ड देखा जा रहा है रेणु, चूंकि बड़ा आयोजन बीजेपी कर चुकी है। 5 दिवसीय आयोजन था। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जो कि गोंड साम्राज्य के अंतिम शासक माने जाते हैं, अंग्रेजों ने उन्हें तोप से उड़ाया था, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों में उनका जो दर्जा है वो भगवान तुल्य है। और बीजेपी इस बात को अच्छे समझती है कि आदिवासी जो वोटर्स है उन्हें किस तरीके से आखिर अपनी ओर आकर्षित करना है, क्योंकि कांग्रेस भी इसमें कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज उनका भी बड़ा आयोजन यहाँ पर है और आदिवासी हितैषी होने का दावा दोनों ही बीजेपी पार्टियां सियासी तौर पे कर रही। बहरहाल अगर हम दौर पे बात करें तो अमित शाह करीब 8 घंटे जलपुर शहर में रहेंगे। जैसे ही उनका आगमन होगा करीब 11:30 बजे डुमना विमानतल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी करेंगे। तमाम अन्य जो मंत्री हैं वो भी शहर पहुंच चुके हैं। तमाम जितने बड़े पदाधिकारी हैं उनका आगमन भी जलपुर हो चुका है। 11:30 बजे जब उनका आगमन होगा तो अपने दौरे की शुरुआत वे राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद सीधे जो आदिवासी सभा का संबोधन का कार्यक्रम रखा गया है गैरिसन ग्राउंड में, वहां उनका वो रवाना हो जाएंगे और करीब 1 घंटे वो वहां पर मौजूद रहेंगे। बेहद दिलचस्प होगा कि आदिवासियों के बीच किस प्रकार का संबोधन गृह मंत्री अमित शाह देते हैं, सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान देते हैं। क्या कोई नई घोषणाएं भी इस वर्ग के लिए विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि मिशन 2023 कहीं ना कहीं जहन पे है दोनों ही पार्टियों के। और बीजेपी भी इस लिहाज से फोकस कर रही है, जो कि बीते विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उसे आदिवासी बहुल सीटों में देखने को मिला था और महाकौशल भी कहीं ना कहीं आदिवासियों के लिहाज से एक एपिसेंटर माना जाता है। कई सीटें इसकी प्रभावी हैं आदिवासी वोट बैंक संबंधी। इसके बाद अगर दौरों पे हम जिक्र करें तो उज्ज्वला योजना का शुभारंभ भी वो करेंगे करीब 2:30 बजे वेटरी कॉलेज ग्राउंड में। इसका आयोजन जो है एक विशाल आमसभा के माध्यम से किया जाएगा। हितग्राहियों को वितरित भी करेंगे। 9 लाख हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना 2.0 का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य यहाँ पर है। इसके बाद अगर बात करें तो बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन जो है वो बेहद दिलचस्प होगा। एक पाठशाला हम कह सकते हैं अमित शाह की लगेगी, जिसमें तमाम बूथ अध्यक्षों को वो संबोधित करेंगे। मिशन 2023 के साथ साथ सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किस प्रकार से बेहतरी लानी है और आम लोगों के साथ संवाद किस तरीके से बिठाना है और क्या मूल मंत्र होगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प यहाँ पर होगा। और शाम को धार्मिक आयोजनों में शिरकत करेंगे, नरसिंह मंदिर में पूजन पाठ करेंगे और शाम आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन करते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। बेहद व्यस्त दौरा है, करीब 8 घंटे शहर में रहेंगे। यातायात ट्रैफिक को भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया गया है। करीब आधा शहर जो है वो चौक रहेगा, हम ये कह सकते हैं। यातायात पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा अलग अलग मार्गों में। दोपहर को उनका भोजन सांसद निवास राकेश सिंह के निवास पर रहेगा। सांसद हैं जो कि जबलपुर के, और उनके इस लंच में हम ये कह सकते हैं कि तमाम जो दिग्गज हैं वो मौजूद रहेंगे, एक ही स्टेज पर रहेंगे। तो यहाँ पर आखिर क्या कुछ चर्चा होती है सूबे की सियासत के लिहाज से, ये भी दिलचस्प होगा। चूंकि राज्यसभा की एक सीट रिक्त हुई है तो क्या उसको लेकर कोई चर्चा हो सकती है या नहीं, क्या वो कैंडिडेट मध्य प्रदेश से होगा या बाहर से ही होगा, ये भी इन तमाम चर्चाओं पे जो है कयास लगाए जा रहे हैं। नजरें भी आम लोगों की रहेंगी, तो देखना होगा। सियासी दिग्गज जो है आज संस्कारधानी जबलपुर में है। जी बिल्कुल, जैसा कि 2018 में 230 में से कुल 84 सीटें हैं जो कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की, और ज़्यादातर सीटें संस्कारधानी के आसपास क्षेत्र में आती हैं। प्रतीक बहुत अहम हो जाता है जब किसी एक वर्ग को साधने की कोशिश की जाती है, तो उनके लिए क्या कुछ काम किए जाते हैं। अब चूंकि कांग्रेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव देखा जा रहा है, कांग्रेस भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनके भी कई सारे कार्यक्रम उनके कुछ ही घंटे बाद। तो क्या कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं इस दौरान बीजेपी की तरफ से, या फिर जैसा कि संगठन में थोड़े बदलाव की भी कवायद चल रही है, बदलाव की बात कही जा रही है, नेतृत्व परिवर्तन की भी अटकलें हैं? देखिए, बीजेपी एसटी वर्ग की कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमिति की बैठक कल हुई थी। वीडी शर्मा भी इसमें शामिल हुए थे और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी इसमें शिरकत कर चुके हैं रेनू। और इनका ये जो सम्मेलन था विशेष रूप से फोकस था कि किस प्रकार से जयस ने कहीं ना कहीं जो गेम बिगाड़ा था प्रदेश सरकार का बीते चुनाव में, और भी जो अन्य संगठन लगातार सक्रिय हो रहे हैं आदिवासियों के बीच, आखिर उन्हें किस तरीके से उनकी काट किस तरीके से निकालनी है और किस प्रकार से आदिवासी वोटर्स के बीच बीजेपी को अपना मजबूत पक्ष रखना है और वापस जो खोया हुआ एक हमने देखा था कि सीटों का जो नुकसान हुआ था उसे वापस पाना है। इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं फोकस्ड रहेगी बीजेपी, और यही मूल रूप से जो उद्देश्य है वो सब बड़े आयोजन के पीछे का भी है। जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि मिशन 2023 कहीं ना कहीं जहन में है। 18 में तो हमने देखा था किस प्रकार का नुकसान हुआ था। बहरहाल उसके बाद सियासी तौर पर कई उतार चढ़ाव आए और सत्ता परिवर्तन भी हुई, लेकिन आखिर इसकी नौबत ही क्यों पड़ी? तो कहीं ना कहीं एक मेजर फैक्टर जो है वो आदिवासी वोट बैंक निकल के यहाँ पे सामने आते हैं। तो अब बीजेपी जो कहीं ना कहीं डैमेज्ड पार्ट है, हम ये कह सकते हैं कि आदिवासी वोट बैंक जो बीते चुनाव में एक डैमेज्ड पार्ट के रूप में उभरा था, उसे रिपेयर करने की कोशिश में है। और इसी लिहाज से आज का ये जो दिन भर का कार्यक्रम है, और विशेष रूप से गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर जो चयन हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से कहीं ना कहीं फोकस में
यही उद्देश्य है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो जैस का जिस तरीके से अच्छी पैठ है आदिवासी क्षेत्र की तरफ, और जैसा कि कांग्रेस की भी अच्छी खासी सीटें देखने को मिली थी, उसके बाद बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर एक बार फिर से अपनी पकड़ मजबूत बनाए जमीनी स्तर पर, और इस लिहाज से भी दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बूथ अध्यक्षों को मंत्र भी दिया जाएगा, जैसा कि अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं, और इस दौरान आज जब मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को भी वे संबोधित करेंगे, ताकि वे जगह जगह पहुंचकर केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो हितग्राहियों को मिलनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी संचार कर सकें। और खबर भोपाल से है, डीए और प्रमोशन के मुद्दे पर बैठक आज होनी है। कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने बुलाई मीटिंग, जहां 52 सहयोगी संगठनों के अधिकारी शामिल होंगे। 2020-21 की वेतन वृद्धि में एरियर की मांग केंद्र के समान, 16% महंगाई भत्ते की मांग, प्रमोशन प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग, ये प्रमुख मुद्दे हैं जो कि शामिल हो रहे हैं। और आज प्रमुख बैठक है, डीए और प्रमोशन के मुद्दे को लेकर बैठक होगी आज। कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने बुलाई है बैठक, 52 सहयोगी संगठनों के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 2020-21 की वेतन वृद्धि में एरियर की मांग की गई है, और केंद्र के समान 16% महंगाई भत्ते की भी मांग की गई है। प्रमोशन प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज प्रमुख बैठक बुलाई गई है कर्मचारियों विशेष के लिए। बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के जो 5.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने भी अब केंद्र की तरफ टीएडीए की मांग को लेकर एक संगठन है जो उन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाया है। उसके तकरीबन 52 सहयोगी संगठन आज प्रदेश भर में जुटेंगे, भोपाल में जुटेंगे, और ये अपने टीएडीए की मांग केंद्र के बराबर करने की मांग को लेकर आज अपना एक एजेंडा तय करेंगे, जिसे सरकार के सामने रखेंगे। उनकी मांग है कि जिस तरह से 16% महंगाई भत्ता केंद्र के कर्मचारियों को मिल रहा है, उसी तरह से राज्य के कर्मचारियों को भी इस तरह के सुविधा मिले, ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो 2020-21 के वेतन वृद्धि कैरियर की भी मांग की जा रही है। 16% केंद्र के समान 16% महंगाई भत्ते की मांग की जा रही है। डी और प्रमोशन के मुद्दे को लेकर आज ये बैठक है, जिसमें 52 जो संगठन है वो भी सहयोग कर रहे हैं, और बहुत ही अहम ये बैठक होगी कर्मचारियों के लिहाज से, जहां 2020-21 के वेतन वृद्धि में एरियर की मांग की जानी है। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम आज राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो वहीं दोपहर के वक्त ही सीएम थर्ड जेंडर के लोगों के सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मौसम विभाग की चेतावनी की। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे में राजगढ़, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, भिंड, मुरैना और श्योपुर कला में भारी बारिश हो सकती है। जबकि बड़वानी, अशोकनगर, विदिशा, सागर, राजगढ़, इंदौर, भोपाल, मुरैना, ग्वालियर, चंबल, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, निवाड़ी और बालाघाट जिलों में कहीं कहीं गरज बरस से के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मुरैना के ग्रामीण इलाकों में अधिकांश शमशान घाट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। लगातार हो रही बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करने में भारी परेशानी हो रही है। जिले के रेपुरा गांव में बुजुर्ग की मौत के 24 घंटे बाद बारिश के बीच परिजनों ने निजी राशि खर्च कर टीन शेड डालकर बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। जबकि पंचायत स्तर पर शमशान घाट की टीन शेड लगाने और सड़क बनाने की राशि निकाल ली गई है। तो वहीं जिम्मेदार मामले में कुछ भी कहने से बचते दिखाई दिए। हमारी मौसी खत्म हो गई है। हाँ 11:30 पौने 12 बजे करीबन। जी। अभी तक कोई व्यवस्था है नहीं, ना तो रास्ता है। हाँ। और मरघट में छाया नहीं है और पानी बरस रहा है, तो अब यहीं पे पड़ी है और हमारी व्यवस्था है सब फैला है। शमशान में टीन सेट नहीं है? नहीं, कोई ना टीन सेट है ना रास्ता है। तो यहाँ पे किसी ने करवाया नहीं है? या सरपंच ने कुछ नहीं करवाया है, नया हुआ है। खबर श्योपुर से है, जहां संदिग्ध हालत में एक प्रेमी जोड़े का शव मिला है। 2 शव पेड़ पर रस्सी से लटके हुए मिले। घटना कराहल थाना क्षेत्र के रीछी गांव की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच में जुट गई है।
पीछी गांव के जंगलों में वहाँ पे एक ही पेड़ से एक युवक और युवती की लाश फांसी से फंदे से टंगी हुई है। इसी ताते में मौके पे टीम को भेजा गया और उसके पूरा FSL फॉरेंसिक एनालिसिस करवाया गया। साथ ही साथ डेड बॉडी को उतरवा के इसकी PM के लिए भेजा गया है। इसी में सभी तथ्यों के ऊपर सभी एंगल से पुलिस जांच करेगी। अभी कुछ भी कह पाना उचित नहीं है। उज्जैन के महिदपुर में डायल 100 के कर्मचारी और पुलिसकर्मी के बीच विवाद वीडियो वायरल होने के बाद SP ने मामले में संज्ञान लिया। दोनों को लाइन अटैच कर दिया गया है। साथ ही SDOP को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। दरअसल वायरल वीडियो में गांजे की खरीद बिक्री की बात की जा रही है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उज्जैन जिले के कई तहसील की बॉर्डर राजस्थान से जुड़ी है और यहीं से नशे की खेप उज्जैन और आसपास के इलाकों में पहुंचती है। मैंने कब लिया? राहुल से लिया। अरे मैंने कब लिया? राहुल भी आकर पूछा कि देवीलाल गांजा पीता है क्या? अपनी औकात में रहो। तुम भी औकात में रहना, तो शांति रखो है ना। आरक्षक उसमें एक ही है और उसके साथ जो है संभवतः डायल 100 का ड्राइवर है। ये भी वीडियो जैसे ही संज्ञान में आया तो दोनों ही आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया। उसमें उनके आचरण की जांच की जा रही है। पूरी प्राथमिक जांच SDOP महिदपुर कर रहे हैं और उसके जो निष्कर्ष आते हैं उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। खबर सतना से है, जहां पर अवैध तरीके से चल रहे एक ऑयल फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। मौके से पुलिस ने नामी कंपनियों के नकली मोबी ऑयल, ब्रेक ऑयल और इंजन ऑयल जब्त किए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। साथ ही पुलिस ने फैक्ट्री संचालक के बेटे को हिरासत में लिया है। इस पंजाबी कॉलोनी में एक ऐसी फैक्ट्री है जो इलीगल है। इस फैक्ट्री में बड़े स्केल पे विभिन्न जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनके मोबी ऑयल्स, उनके ब्रेक ऑयल और इंजन ऑयल उसको डुप्लीकेट तरीके से बनाते हैं। ये मिलावटखोरी के जो माफिया हैं इसके अगेंस्ट में बड़ी कार्रवाई है। इसमें पूरी फैक्ट्री हम लोगों को मिली है। इस फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में हमको नकली तेल मिला है। विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के मोबी ऑयल्स के रैपर्स मिले हैं, पैकिंग मशीन्स मिली है और ये करीब 5-6 कमरों की ये फैक्ट्री है। इसमें काफ़ी मात्रा में इस प्रकार का इंजन ऑयल, मोबी ऑयल और ब्रेक ऑयल ये तैयार करके मार्केटों में बेचा जाता है। इस केस में अभी रेड हमने की है, पूरा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। और खबर मंदसौर से, जहां लोकायुक्त पुलिस ने नगर परिषद नगरी के प्रभारी CMO शोभाराम परमार को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रभारी CMO ने एक किसान से नगर परिषद द्वारा लिए गए पानी के बकाया बिल के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की थी। किसान की शिकायत पर प्रभारी CMO की आवाज टेप की गई थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। उन्होंने पानी का टेंडर पास हुआ था, मेरा टेंडर पास हो गया। मेरे पास लाइट की सुविधा नहीं थी। इनको पानी दिया, इनके 4 घंटे का एग्रीमेंट के बजाय मैंने 10 घंटे का पानी दिया। इसके बाद भी उन्होंने बिल भरने की 10,000 रुपये रिश्वत की मांगी। मैंने 5,000 जमा करवा दिया। उसके बाद भी पेमेंट नहीं निकाला। 7,500 मेरा जो बकाया है। उसके बाद फिर बोला 5,000 और जमा कराओ, उसके बाद पेमेंट निकलेगी। इनके जून तक के तो बिल पेमेंट हो गए थे, लेकिन जुलाई माह का जो 15 दिन का 7,500 रुपये का बिल था वो बकाया था। इसके लिए CMO से मिले तो इनके द्वारा 5,000 रुपये की बिल पास करने के लिए मांग की गई, जिस पर से एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया। CMO शोभाराम परमार की आवाज़ रिकॉर्ड कराई गई और उनके विरुद्ध आज 5,000 रुपये लेते हुए उनके प्राइवेट आवास पर जो किराए के घर में यहाँ रहते हैं नगरी में, वहाँ उन्हें पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। भिलाई के नेवई क्षेत्र में गोलीकांड के फरार तीसरे आरोपी नागेंद्र कुमार को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार के थाना परवलपुर से गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी नागेंद्र की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की थी, बिहार भेजा गया और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने थाना परवलपुर बिहार पुलिस के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 2 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। Headlines presented by Join ISBN